तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज हमारी ये दूसरी क्लास, या जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको लगातार इस पर एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रैक्टिस क्लास मैथ्स की मिलेगी, तो आज ये उसकी दूसरी क्लास है। और आज ये बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन सवालों के साथ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाल फिलहाल में ALP या टेक्नीशियन जैसे एग्जामों में देखे गए, उन सभी सवालों के साथ आज हम उपस्थित हुए। तो सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसमें और बेहतर बेहतर सवालों तो आप बेहतर तरीके से देखें कैसे कैसे हम आपको कंटेंट बताते हैं कि क्या आसान कर सकते हैं सवालों को, कैसे टाइम पे बना सकते हैं। ऐसे ही सवालों के लिए आप जुड़ सकते हैं और पेन और कॉपी लेकर आप भी बैठ जाइए। जैसा ही आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप भी सवाल बनाने की कोशिश करें। ओके, तो सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को। ओके चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज ये दूसरी क्लास एनटीपीसी की, और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इस पे आपको रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की लगातार क्लासें मिलने वाली हैं। लगातार प्रैक्टिस क्लास आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। तो यदि आप चैनल पे आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके कि आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं और पहला सवाल देखते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप पहले बताएं, सवाल लगाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश किया करें। ठीक कह रहे हैं कि यदि x और 221 का HCF 3x माइनस 187 के रूप में निरूपित किया जा सकता है तो x का मान कौन सा हो सकता है। ठीक है, इफ द HCF ऑफ x एंड 221 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3x माइनस 187 देन व्हाट कैन बी द मीन ऑफ x। तो बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो आइए हम बताते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन्होंने कहा कि यदि x और 221 का HCF 3x माइनस 187 है। आपको पता होना चाहिए कि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दी गई संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन नंबर। यदि हम 221 x और 221 की बात की जा रही है, यदि 221 के फैक्टर करें हम तो ये होंगे 13 एंड 17। इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं? 13 एंड 17। अब आपसे कहें कि अगर इसके HCF तो HCF 13 भी हो सकता है और 17। तो पहले हम बड़ी संख्या लेकर के चेक करते हैं। यदि 17 आपका HCF है तो फिर इन्होंने कहा ये आपका HCF है, इसका मतलब है 3x माइनस 187, और मैंने कहा कि इसका HCF 17 है तो 17 इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 187 में 17 ऐड करेंगे आप। 187 में अगर 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 7 14, 8 1 9 1 10 और 1 1 2, 204। तो 3x बराबर यहाँ से प्राप्त हो रहा 204। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बराबर हो जाएगा 3 18 और 3 और 24, अर्थात x का जो मान होगा, x का मान वो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 68, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये सवाल आपके, है ना, एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम के लिए, यानी एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए। तो और हाँ, ये जैसे ही आपको क्लास समाप्त होगी तो इस वीडियो की ही नीचे आपको लिंक में इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप, और टेलीग्राम पे भी आपको PDF मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन करें, मैथ्स विद आयुष सर। इससे आपका टेलीग्राम चैनल क्या होगा? मैथ्स विद आयुष सर, मैथ्स विद आयुष। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर ज्वाइन करें, आपको सारी PDF यहीं पर मिलने वाली है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती, केवल 9 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए, वर्क एंड टाइम का बेहतरीन सवाल, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए, ठीक है ना। आप भी कोशिश करें सवाल को बनाने की। ओके, चलिए, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कि 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक महिला एक कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती। चलिए आप देखें इसे। चलिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने? 24 महिलाएं और 9 पुरुष। 24 महिलाएं हैं, 24 वोमेन और 9 मैन,
9 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त? 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट इवन कर सकते हैं। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। जो प्रत्येक महिला है, वोमेन है, वो मैन के द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लेती है। अगर एक आदमी 1 दिन में कार्य करता है तो एक महिला 2 दिन में करती होगी, यानी ये इनके समय का अनुपात है। किसका अनुपात है भाई? समय का अनुपात है। तो आपको ये पता होगा कि टाइम और एफिशिएंसी जस्ट इनवर्स होते हैं। टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं? जस्ट इनवर्स होते हैं। तो यहाँ से मुझे क्षमता मिल जाती है। तो सबसे पहले आप ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो एक वोमेन की इफिशियंसी 1 है और मैन की क्या है? 2। तो वोमेन की इफिशियंसी 1 रख दीजिए, तो 24 एकम 24 हो जाएगा, प्लस मैन की 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 18 और मल्टीप्लाई कितना? 18। तो यहाँ से देख पा रहे हैं टोटल वर्क कितना? 8 4 12 2 1 3, यानी 42 गुणे 18, यह है टोटल वर्क। अब आपसे इन्होंने पूछा है, आपसे पूछा है कि केवल 9 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। केवल 9 आदमी इसी काम को करवाना है आपसे। तो आपको पता है एक आदमी कार्य करता है 2, तो 9 आदमी अगर आपसे कहे जाए, 9 मैन, तो कितना काम करेंगे एक दिन में? तो 18, और मुझे इतना काम करवाना है। इसका मतलब आपका 9 आदमी कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 42 डेज में, यानी 42, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो मेरे दोस्त आप ये देख पाएंगे कि यहाँ कितने बेहतर कंटेंट के साथ और अच्छे सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, पर अधिक से अधिक आप भी अपने और दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, कि आपको अब यहाँ बेहतर कंटेंट, बेहतर सवालों के साथ मिलने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, बेहतरीन सवाल। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? यदि sec 2 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 30 डिग्री 36 है, तो 2 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान बताइए। बताइए वेयर 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी एक न्यून कोण है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे भाई sec और cosec कब बराबर हो सकते हैं। तो sec a इज इक्वल टू cosec b कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब a प्लस बी बराबर कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो दोनों क्या होंगे? सम उनका 90 डिग्री होगा, तभी बराबर होंगे। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36। ये जो दिया गया है, ये इसका सम क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 3 थीटा है ना, माइनस 36 उधर जाके कितना हो जाएगा? 126, और यहाँ से थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 3 चौक 12 और 3 दूना 6, अर्थात 42 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 42 डिग्री। तो ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि अगर कभी भी sec और cosec इक्वल है, तो इसका मतलब a और b का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। a और b का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में लगातार देखे गए हैं। ठीक है, ये सभी के सभी सवाल आपके पेपर में इसी तरह के आते रहे। चले आगे, क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? तो आप थम्स लगा लिया करें, बताया करें कि हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं। पर और अधिक से अधिक दोस्तों को, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। कह रहे हैं 625 की पावर 0.07 इंटू 625 की पावर कितना है? 0.18। आपको ये पता है कि जब कभी भी मल्टीप्लाई में, इसका आंसर तो आना चाहिए, सबका आना चाहिए मेरे भाई, सबका आना चाहिए। ठीक है ना, बेहतरीन सवाल, इसका आंसर तो आना चाहिए। 625 आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। 625 की पावर कितना हो जाएगा? 1825, यानी 0.25। कितना हो जाएगा? 0.25। अब आपको पता है 625 क्या है, तो 625 आपका 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। और अगर 25 का स्क्वायर है तो 5 की पावर कितना है? 5 की पावर 4 है। 5 की पावर कितना है? 4 है। 0.25 लिख सकते हैं आप इसे। अब 25 चौको हो जाएगा 100, तो यहाँ से 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, यानी वैल्यू सिर्फ आपकी प्राप्त हो जाएगी कितना? 5, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तब भी आसानी से हो जाएगा, यानी 1/4 यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलें आगे, क्लियर है मेरे भाई? ओके, तो यदि आपका भी सपना है ना रेलवे जैसे एग्जाम को क्रैक करने का, तो आप डेली है ना इस चैनल से जुड़े, और इस पे आपको बेहतर कंटेंट, कोशिश करेंगे आपको एडवांस मैथ की कंप्लीट क्लासें यहाँ हम प्रोवाइड कराएं,
कंप्लीट, और स्टार्ट करेंगे हम उसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, सांख्यिकी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बच्चों की अधिकतर ये मांग थी कि सर सांख्यिकी बढ़ा दिया जाए क्योंकि रेलवे में उसका वेटेज है, यानी सवाल उससे पूछे जाते हैं ठीक ठाक। तो देखते हैं, आपको इस पे हम लगातार कोशिश करेंगे क्लास प्रोवाइड करने की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहे हैं यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 14, तो देन आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। आपको इसके कई फार्मूले पता होते हैं, ठीक है ना, आपको इसके कई फार्मूले पता होते हैं, लेकिन हम आपको एक फार्मूला बताते हैं कि यदि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फाइंड करना है, तो इसका एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, और यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 14 है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 14 यानी 64 माइनस 42, तो कितना होगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 से 2 और 2 22 अट्ठे 176, यानी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसका फार्मूला ये भी पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, और वहां से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको अगर ओपन करेंगे तो एक और फार्मूला आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, पर याद रखें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसको ध्यान रख करके, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मिलेगा, और माइनस 3ab से माइनस bc माइनस ca से यहाँ घटाएंगे तो माइनस ab माइनस bc और माइनस ca प्राप्त हो जाएगा। तो एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा, नया फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। जरूरत पड़ने पे आप इसका यूज भी कर सकते हैं, ओके। चलिए तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं था, ए प्लस बी प्लस सी से हम पहले निकालते इसकी वैल्यू तो पुट करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये यहाँ पे किया, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान रखिए। बताइए बताइए क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर। किसी व्यक्ति के एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, यदि उसके वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपए और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना। बहुत बेहतरीन और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो भी लोग इस बार वंचित रह गए हैं यूपीपी जैसे एग्जामों से, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है आने वाले एग्जाम में अपने आप को साबित करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 35,000 अप्रोक्स वैकेंसी आने वाली है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी चल ही रही है, रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो बस आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम तो होंगे ही, ये तो कन्फर्म है, लेकिन आज नहीं तो कल, लेकिन तैयारी है कि नहीं ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो अपनी मेहनत करें, उस पर ज्यादा से ज्यादा समय दें अपने लिए, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा मेरे भाई, कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु खरीदी जाती है, उससे पहले 10% के लाभ। एक बेहतरीन मेथड आपको इस सवाल का हम बताते हैं, ठीक है, बेहतरीन मेथड बताते हैं। बताइए, किसी व्यक्ति की एक वस्तु खरीदी और कह रहे हैं कि 10% के लाभ पे, मान लेते हैं कि उस वस्तु का सीपी जो है, उस वस्तु का सीपी क्या है 100 है, उस वस्तु का सीपी कितना है 100 है, और एसपी यानी विक्रय मूल्य पहली बार 10% के लाभ पर बेच रहा है, अर्थात 110 में वस्तु बेची जा रही है। कितने में बेची जा रही है 110 में बेची जा रही है। फिर उसने कहा कि वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदा होता। अब आपको पता है 20% कम का मतलब है, 20% कम का मतलब 1/5 भी होता है, यानी 5 की थी तो 1 में कम में खरीदी गई, यानी 4 में। या फिर डायरेक्ट आप कह दो कि 80% में खरीदी गई, 100 का 80% 80 होगा। फिर कह रहे हैं कि 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब आप जो लाभ लेने जा रहे हैं वो 80 पर लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपका नया सीपी आपका कितना है 80।
तो इस पर अगर 40% का प्रॉफिट लेंगे मेरे दोस्त तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 32 रुपए। अगर 80 का सामान आप 32 लाख लेके बेचना चाहते हैं तो आप कहाँ बेचना पड़ेगा, 112। कहाँ बेचना पड़ेगा, 112 में बेचना पड़ेगा। अब पहले आप 110 रुपए आपको मिला करता था, आज 112, तो आपका ज्यादा कितना मिल रहा, 2। और 2 की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, तो पता चला 2 की वैल्यू इन्होंने बताया 1000 अधिक, 1000 है। तो 2 बराबर 1000 है, तो यहाँ से आप बताइए 1 बराबर कितने के हो जाएगा, तो 1 बराबर 500 के हो जाएगा। प्रारंभिक विक्रय मूल्य चाहिए तो 110 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 500 के, तो 11 पचे 55, यानी 55,000 में आपने पहले वस्तु बेची। कितने में बेची थी, 55,000 में बेची थी। और आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, मजा आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो बस आप बस जुड़े रहें चैनल से, ठीक है, और भी अपने दोस्तों को जोड़े, अधिक से अधिक आपका प्यार, ठीक है ना, ऐसे ही अगर लगातार मिलता रहा तो आपको क्लास यहाँ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह आपको रेलवे के एग्जाम तक अधिक से अधिक क्लासें हम प्रोवाइड करा सके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। बच्चा बहुत बार ये गलतियां होती हैं बच्चों से, ये आपको ये देखना है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वो अपरिमेय की बात कर रहा है, अपरिमेय की बात कर रहा है। ओके, किसकी बात कर रहा है, अपरिमेय की बात कर रहा है, अपरिमेय की बात की जा रही है। तो चलिए बताइए अपरिमेय क्या, कौन से परिमेय, आपको पता है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगी, एक रैशनल नंबर हो जाएगी परिमेय, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगी, ये भी रैशनल हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चले आगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या परिमेय नहीं होंगी उन्हीं को हम अपरिमेय कहते हैं। और परिमेय संख्याओं की शर्त क्या है कि उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, दूसरी शर्त है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरी शर्त है पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर्स, यानी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक, इन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई, रैशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, एक वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचा पाता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, बताइए उसके व्यय में प्रतिशत। लगातार आपने इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में देखे होंगे, परसेंटेज में इनकम और एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज या डिक्रीज की जब बातें होती, ठीक है ना, आय और व्यय में कुछ वृद्धि या कमी की जब बात परसेंटेज में करते हैं, तो इस तरह के सवाल लगातार पेपर में देखे गए। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए मेरे दोस्त क्या होगा इसका आंसर, बताएं। एक व्यक्ति अपनी आय का 12%, देखिए इसका एक बेहतरीन है ना एकदम लाजवाब तरीका क्या है, इनकम, आय, व्यय और बचत, सेविंग्स, ठीक है ना, सेविंग्स, आय, व्यय और बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, मान लेते हैं एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, उसकी इनकम कितनी है 100, और उसमें से वो 12% बचा लेता है, यानी बचत 12 की है, क्योंकि 100 का 12% निकालेंगे तो 12 ही आएगा। इसका मतलब उसने खर्च कितना किया, 88 खर्च किया, कितना खर्च किया 88। फिर से कह रहे हैं कि यदि आय उसकी 25% बढ़ जाती है, अगर आय में 25% की वृद्धि हो गई है तो नई आय कितनी हो जाएगी 125 रुपए, कितनी हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी उतनी ही राशि बचा पाता है, लेकिन अभी भी वो कितने रुपए बचाता है, 12 रुपए ही बचाता है, कितना बचाता है। तो अब आप बताइए मुझे कि एक व्यक्ति 125 रुपए में अगर 12 की बचत करता है तो उसका खर्च कितना होगा, तो बताइए उसका खर्च कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर इसका खर्च अब होगा 100, कितना हो जाएगा 113 रुपए, कितना हो जाएगा 113 रुपए वो अब खर्च करता है। अब आप बताएं कि उसका खर्च पहले 88 रुपए था, आज 113 है, तो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, उसका खर्च बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तो कितना बढ़ा है मेरे दोस्त, कितना बढ़ा यही तो बताना, ठीक है ना, तो कितना बढ़ा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ की वृद्धि कितनी है, तो 13 से 8 5, कितना 13 से 8 5 और 10 से 8 2, 25 रुपए वृद्धि हुई है 88 की कंपेयर में। अब यहाँ से इसे सॉल्व अगर करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, 4 से चाहे तो इसे काट दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से इसे 25 बार में, और 625 बटे कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 दूना 44, कितना हो जाएगा 22 दूना 44 6, और बचेगा 18 150, यानी 28 दशमलव अप्रोक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.4 के आसपास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे सवालों पे आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह के सवाल हाल फिलहाल में लगातार जितने भी एग्जाम हुए उनमें देखे गए। ठीक है, तो कभी वो व्यय का परसेंटेज पूछ लेगा इंक्रीज या डिक्रीज का, कभी वो सेविंग्स का यानी बचत का पूछ लेता है। ओके, एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आज का 11वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है। कराएंगे एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। बताइए, इससे छोटा सवाल हो सकता है क्या मेरे भाई? पर फिर भी बच्चों से टाइम पर नहीं बन पाते हैं। गलतियां जो होती हैं ऐसे ही सवालों में होती हैं, जहां आप कई बार हो सकता है जल्दबाजी दिखाते हैं, आपको लगता है इसमें क्या है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ये चीजें कई बार यहाँ से गलत हो जाती हैं। चलिए, एक दिन का कितना प्रतिशत? 18 मिनट है, यानी 18 मिनट के बारे में पूछा जा रहा, और परसेंटेज देखना कितने पर है? एक दिन पर। एक दिन का मतलब कितने घंटे? 24 घंटे। लेकिन ये किसमें है? मिनट में। तो पहली चीज आप यूनिट सेम कर लीजिए। ठीक है, तो 24 घंटे को आप मिनट चेंज करिए, किसमें? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। तो ये हो गया इतने मिनट। इसको चेंज करना किसमें? परसेंटेज में। बताइए क्या होगा? आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और 36 18 और 3 8 24, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10/8। कितना आ जाएगा? 10/8, यानी 1.25। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 20, यानी 1.25%। और आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी सही है। तो ये सवाल, ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज में आपको चेंज करने के लिए यूनिट में बदलाव, ये सारी चीजें आप देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। यदि आपने त्रिकोणमिति बेसिक भी पढ़ रखी है, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। बताइए, किसी अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13.12 है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? बताइए, बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा इसका आंसर? चलिए आ गया। चले देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की जो लंबाई, देखिए जैसे एक स्तंभ है, ये एक आपका क्या है? लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पिलर दिया गया है। ये एक आपका क्या है? पिलर है। ये आपका पिलर है। अब इन्होंने बताया इसकी जो शैडो है, इसकी जो छाया है, इसकी जो छाया है, ये छाया बनी मान लो, तो छाया की लंबाई कितनी है? 36। कितनी है? 36 है इसकी छाया की लंबाई। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 13 बटे कितना है? 12। सूर्य का उन्नयन कोण, यानी अगर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, तो इसका उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। और सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता होगा सेक थीटा क्या होता है? आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। आपका आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यानी कर्ण आपका कितना है ना? कर्ण कितना है? 13, और आधार कितना है आपका? 12। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा है स्तंभ की ऊंचाई, यानी है अगर ये 13 है, ये 12 है, तो कितना हो जाएगा? ये 5 यूनिट हो जाएगी। कितना हो जाएगा? आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखा है, तो आपको ट्रिपलेट जरूर याद होने चाहिए, 5 12 और 13। नहीं याद तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए। अब 12 की वैल्यू कितनी है? 36 है, 3 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलें, इजाजत है। मजा आ रहा आपको? सारे के सारे सवाल कैसे लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्रिकेटर का 10वीं पारियों का एक निश्चित औसत है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत क्या है? उसका नया औसत क्या है? बताइए, उसका नया औसत क्या है? बताइए उसका नया औसत क्या होगा? क्रिकेटर 10 पारियों का एक निश्चित औसत है। कई तरीके हैं ऐसे सवालों को बनाने के, कई बेहतरीन तरीके लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं शॉर्टकट कैसे आप जल्दी से बनाएंगे। 10 पारियों का एक निश्चित औसत है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। कितने रन बनाए मेरे भाई? 108 रन बनाए। अब आप बताइए, जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया, इसका मतलब पहले कम था। इसका मतलब क्या है? पहले कम था और कम रहा होगा, इसका मतलब माइनस। और इसका मतलब टोटल पारियां कितनी हो चुकी हैं? 11, है ना। 11वीं पारी में बनाए तो 11 में कितना? 6 बढ़ गया है। कितना कितना? पहले कम रहा होगा, तो 11 छक्का 66, 108 माइनस 66 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आप कहेंगे सर इसका औसत क्या रहा होगा? 42 रहा होगा। कितना रहा होगा?
42 रहा होगा। अगर नया औसत चाहिए तो नया औसत 6 बढ़ चुका है, यानी इसका नया औसत कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। आगे चलें, क्लियर है। अच्छा, इसका और भी तरीका हम बता देते हैं। देखिए, जैसे 10 पारियों का औसत कितना था, x था। 10 पारियों का औसत कितना था, 10 पारियों का औसत x था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। यानी आज नया औसत कितना है, x + 6 है। आज उसने 11 पारियां खेल चुका है। तो इधर कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 6। इधर कितना इंक्रीज हुआ, तो 1। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 छक्का 60, और इधर x + 6 का x + 6 और प्लस 60 बराबर कितने के, ये अंतिम पारी का रन है 108। जाके आप घट जाइए, घटा देंगे तो x + 6 मुझे चाहिए, मुझे 11 पारी के नया औसत चाहिए, 11 के बाद का औसत चाहिए, तो 60 जाके घट जाएगा, तो x + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं। और भी तरीके हैं, पर आप एक दो ऐसा तरीका सीखें जो आप टाइम पर बना सके, आसानी से सवाल लगा सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात करें। वृत्त का व्यास ज्ञात करें, क्या होगा, बताइए, बताइए मेरे भाई, क्या होगा वृत्त का व्यास। वृत्त में एक जीवा की लंबाई दी गई है, आपको पता है कॉर्ड। वृत्त में एक जीवा की लंबाई दी गई है, एक सर्कल है, उसमें आपसे कहा गया जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ये आपकी कॉर्ड है और इसकी लेंथ है कितनी, 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी कितनी है, 8। ये सेंटर है, इससे यहाँ दूरी कितनी है, 8। कितनी, 8। वृत्त का व्यास बताना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र से जीवा पर डाली गई लंब जो होती है, जीवा को बाइसेक्ट करती है, बराबर 2 भागों में बांटती। ये 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये 15 है, ये 8 है, तो ये आपका 17 ट्रिपलेट से आ जाएगा। ये चीजें आपको लिखनी ना पड़े, पाइथागोरस पे इतना काम हो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे इतनी मेहनत करनी है, ये ट्रिपलेट याद रहे आपको। तो अगर ये 17 है, रेडियस आपकी 17 है, तो आपका डायामीटर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 34। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। चले आगे, क्लियर है ना। तो चीजें सारी समझ में आ रही हैं। तो बस आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताने की कोशिश करें, आप भी लगाने की कोशिश करें। आप आंसर तो बताएं, कोशिश तो करें, ठीक है। वही है ना कि समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है कि थोड़ा कुछ तो करते रहे, आप बैठने से बेहतर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट करें। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, बताइए। इतना आसान सा सवाल, लेकिन गलत होता है। ऐसे भी सवाल गलत होते हैं मेरे दोस्त। 100 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त। तो पहली है 101, 103, 107, 109 और 113। कौन कौन सी हैं, 100 से और 120 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। आप 7.45 घंटे और घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे, घंटे मिनट या सेकंड में इसको कैसे लिखेंगे। मेरे भाई ये जितना छोटा सवाल है ना, उतना ज्यादा गलत होने के चांस है। जितना छोटा सवाल उतना ज्यादा गलत होने के चांस है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे 7 घंटे ये 45 मिनट कर देंगे। चलिए बताइए क्या होगा, 7.45 आवर्स, ठीक है ना। इसमें आप घंटे मिनट और सेकंड में बदलना है, घंटे मिनट और सेकंड में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले तो ये 7 आवर्स हैं, और ये पॉइंट को आप इसको चाहें तो चेंज कर लें, प्लस 45/100। कितना कर लें, 45/100। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं मिनट में, किसमें चेंज कर सकते हैं, मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और 5 9 45, यानी 7 घंटे। कितना, 7 घंटे, 7 घंटे और 27 मिनट। कितना हो जाएगा, 7 घंटे 27 मिनट। ये छोटा है और गलत बहुत होता है, ठीक है ना। ऐसे ही छोटे छोटे सवालों को ध्यान से करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 आवर्स 27 मिनट्स, ठीक है। इस तरह के छोटे सवाल भी गलत होते हैं, यही ज्यादातर गलत होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आप ऐसा कुछ देख कर देंगे। ये 7 घंटे और 45 मिनट, पर यह है क्या, 7.45 आवर्स है। ये कंप्लीट आवर्स है, इसको मिनट में बदलना है, ठीक है ना, घंटे और मिनट में बदलना है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। तो मैंने जैसा बताया कि आपको क्लास के बाद आपको जो PDF होगी वो आपको वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगी,
और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, वहां आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। बाइनरी में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में, ठीक है। कई बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं और बच्चा इन सब चीजों को इग्नोर कर चुका होता है, या तो अधिकतर क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता है या फिर वो छोड़ चुका होता है, ठीक है। इसको किसमें चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है मेरे भाई, बाइनरी में। देखिए 56 है, इसको बाइनरी में चेंज करना है, तरीके तो कई हैं पर आपको हम बताते हैं सीधे। क्या करना है, आप इसे डिवाइड करें 2 से, कितना हो जाएगा 28, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। देखिए 56 को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें आप तो 28 टाइम्स जाएगा और 0 आएगा आपका शेषफल। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से 7 टाइम्स 0, फिर 2 से 2 तियां, कितना आ जाएगा शेष 1। फिर 2 से 2 1 कम 2, फिर कितना आ जाएगा, कितना 1 आ जाएगा। फिर 2 0 बार 1 आ जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको करते रहना है। बस लिखने का तरीका ध्यान रखना है, आपको यहाँ पीछे से लिखना है ऐसे, ठीक है। तो 1 1 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 0, ठीक है। बाइनरी में चेंज करना है तो लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना ऐसे सवाल रेलवे पूछता रहता है, रेलवे कई बार कुछ ऐसी चीजें पूछ लेता है जो शायद सिलेबस में ना दी हो, है ना, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है कि ऐसे भी सवाल आ सकते हैं क्या। तो ये छोटी क्लासों के सवाल लेकिन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं आगे, तो बाइनरी में चेंज करना सीख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एपी का है, समांतर श्रेणी 9 12 15 में कह रहे हैं कि 37वां आपको पद बताना है। आप जब एपी पढ़ते हैं तो आपको एक फार्मूला जरूर बताया जाता है, फार्मूला बताया जाता है एनवा पद, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बताया जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता है 9 12 15 यानी प्रथम पद आपको पता है 9 प्लस एनवा पद यानी 37वां बताना, 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा 36, गुणे डी का मान कितना है, सार्वांतर, सार्वांतर कितना है तो हम पता चला 3 है, कितना है 3 है, यही आपका हो जाएगा 37वां पद। तो कितना 36 दिया 108, और 108 में आप 9 जोड़ेंगे तो 117, कितना हो जाएगा 117 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, वैसे यहाँ आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, बिना मल्टीप्लाई किए आपकी बात बन जाती, ये आपका हो जाता 7 9। ओके क्लियर है मेरे भाई, बातें एकदम समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो डेली आप कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह की वीडियो और बेहतर सवालों के साथ, है ना, रूबरू कराएं, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप करें, ठीक है, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए क्या होगा सिंप्लीफिकेशन का बेहतरीन सवाल, सिंप्लीफिकेशन का बेहतरीन सवाल क्या होगा इसका आंसर। अब इसका आंसर तो आपको बताना चाहिए, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बताइए बताइए, चलिए आपको देते हैं हम 30 सेकंड का समय, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चले आगे, चलिए चलिए, अब तक तो कई लोगों के आंसर आ चुके हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 8 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 4 से 4 को हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1। 4 से इसे भाग करेंगे तो 20 माइनस 1 यानी 19, और आगे 38 माइनस 19 हो जाएगा तो 19 बचेगा, और फिर बाद में 45 से घटाना है तो 45 से 19 घटाइए, 15 से 9 6, 3 से 1 2, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। आपने देखा होगा कि टीसीएस जितने भी एग्जाम करवा रहा उन सब में सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 1 और 2 सवाल रहते ही हैं हर पेपर में, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की अच्छी प्रैक्टिस आपको बना करके जाना होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9 24 और 9 और 24 है, इकाइयां निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए इन्होंने कहा 9 24, यहाँ पे मिस है, लिख लीजिए ऐसा है एस, ठीक है। 3 भुजाएं 9 है 24 और ऐसी इकाइयां, कौन सा सही होगा। तो आपको ये बताया जाता है कि कोई भी त्रिभुज पॉसिबल कब है, कोई भी त्रिभुज पॉसिबल कब है, त्रिभुज पॉसिबल तब है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, यानी 24 और 9, 24 9 कितना हो जाएगा 33, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो और उनका अंतर तीसरी भुजा से क्या हो, छोटा हो, उनका अंतर तीसरी भुजा से क्या हो, छोटा हो। तो बताइए 24 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे कोई इक्वल का सिंबल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं, कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो,
ठीक है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या हो, छोटा हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बराबर वाले नहीं हो सकते, बराबर वाले नहीं हो सकते, बराबर की कोई कहानी यहाँ नहीं होती। ठीक है, कोई बराबर की बात नहीं होती। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का ये अंतिम सवाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आज हम 20 सवाल कर चुके हैं, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे डेली 20 सवाल आपको बेहतरीन से बेहतरीन इसी टाइम पर आपको मिलते रहे। तो जुड़ना ना भूले डेली आयुष मैथ्स से, ठीक है ना। और बस आप अधिक से अधिक लोगों को जरूर जोड़ें इस पर, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहे। चलिए क्या करें 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पे क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं, सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तथा अगली बार एक साथ कब बजेंगे बताइए। 15, 30 और 45, तो एलसीएम निकाल लीजिए इनका। 15, 30 और 45 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 90। कितना हो जाएगा, 90 मिनट के बाद वो पुनः बजने वाली, 90 मिनट के बाद वो पुनः बजेंगी। 8 बजे बजी थी और 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। कितने घंटे, 1 घंटा 30 मिनट बाद वो पुनः बजेंगी। 1 घंटा 30 मिनट बाद, अर्थात आपका टाइम हो जाएगा 9:30 और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन, पुनः एक बार वो फिर से कब बजेंगे, 9:30। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल और तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स। ठीक है, जय हिंद सभी को, शुभ रात्रि।